चलिए, वेकअप जिंदगी में वक्त हो गया है आपको उन खबरों से रूबरू कराने का जो आज अखबारों की हेडलाइंस बनी हैं। तो फ्रंट पेज में अलग अलग खबरें छुपी हैं। बैंकों में सूखा, किसानों पर बरसी राहत। जिस तरह से अब नए नए नियम चेंज हो रहे हैं उसमें किसानों के लिए एक बड़ी राहत दी है आरबीआई ने, और नोटबंदी के चलते किसानों को जो परेशानी हो रही थी उसमें थोड़ा सा रियायत दी है। दैनिक जागरण में जो खबर छपी है, भीषण पलटवार। ये वो पलटवार है जो भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर किया है और उसमें 7 जवान पाकिस्तान के शहीद हो गए हैं। जनसत्ता 28 को जन आक्रोश दिवस। जन आक्रोश दिवस नोटों को अमान्य करने के लिए सरकार के फैसले के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और अब यह ऐलान किया है 28 को जन आक्रोश दिवस मनाएगा पूरा विपक्ष। डेबिट कार्ड से भुगतान पर 31 दिसंबर तक शुल्क माफ। जो भी आप अभी चार्जेस देते थे डेबिट कार्ड पर वो अब आपको नहीं देने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और नोटबंदी का आज 16वां दिन है। पेट्रोल पंप समेत कुछ चुनिंदा जगहों पर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट चलाने का जो एक रखा था वो आज खत्म हो जाएगा। आज के बाद अगर सरकार ने पुराने नोटों को चुनिंदा जगहों पर चलाने की तारीख नहीं बदली तो फिर किसी भी तरह के इस्तेमाल के लिए ये महज कागज के टुकड़े ही रह जाएंगे। आज के बाद पुराने नोटों को सिर्फ खाताधारी अपने खातों में जमा करा पाएंगे और वो भी सिर्फ 30 दिसंबर तक। सरकार ने तारीख आगे बढ़ाने का कोई संकेत तो फिलहाल नहीं दिया है। ऐसे में लोगों की मुश्किलों का इजाफा जो है वो हो सकता है और एटीएम और बैंकों के आगे नकदी निकालने की भीड़ और भी बढ़ सकती है। हालांकि वो अभी भी देखा जाए तो कहीं भी भीड़ कम नहीं हो रही। भीड़ हालांकि पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लेकिन लोग अभी भी घंटों लाइन में लगने के लिए मशक्कत कर रहे हैं और उनको फिर कहीं जाकर अपना पैसा जो है वो मिल रहा है एटीएम के जरिए और बैंकों के जरिए। चलिए और रुक करते हैं हमारे मेहमान शरद शर्मा जी का, सीनियर जर्नलिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नोटबंदी को अब इतने दिन हो गए हैं, लाइनें कुछ हद तक कम हुई हैं और आज जो दिक्कत होने वाली है आज 12 बजे के बाद वो ये कि पेट्रोल पंप और आप हॉस्पिटल्स में अब पुराने नोट नहीं चला पाएंगे। क्या सरकार किसी तरह की कोई इसमें एक्सटेंड करेगी डेट को या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि वैसे तो करना चाहिए और शायद आज शाम तक घोषणा आनी भी चाहिए एक्सटेंड करने की। देखिए दिक्कत क्या हो रही है कि थोड़ा सा अभी ये सप्ताह जो है बहुत क्रूशियल है सरकार के लिए भी और सारी संस्थाओं के लिए, बैंक संस्थाओं के लिए भी, कि इस सप्ताह में पता चल जाएगा कि ये कितना इफेक्टिव रहा है और कितना अभी इसमें अभी और मुकाम आने बाकी हैं। तो मतलब लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस, वो कहने के बाद है कि भाई क्या होता है इस बार। मुझे लगता है कि शाम तक ये शायद एक्सटेंशन की मुझे लगता है डेट आ जाएगी, 1 हफ्ते के लिए मुझे लगता है। चलिए, हम भी उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि आम तौर पर लोगों को परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल्स क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट वहां पर चलता है, तो ऐसे में अगर पुराने नोट वहां पर नहीं चल रहे, लोगों ने निकाले हुए पुराने नोट पहले से, तो उनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है अगर सरकार इसको एक्सटेंड कर दे तो। एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से अब लाइनों में थोड़ी सी तो कमी आई है, तो आगे जैसे 30 दिसंबर तक अब आप सिर्फ बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि अब आप हॉस्पिटल्स और इन सब जगहों पर नहीं कर सकेंगे। अब आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या भीड़ और भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि आप पेट्रोल पंप पे तो नहीं अब पुराने नोट चला पाएंगे? हाँ, अब मुझे लगता है कि जमा करने के लिए जो होगी शायद कतार बढ़ेगी, क्योंकि अब तक तो ये था कि जो भी लोग थे वो नोट को उनको खपा रहे थे कि या तो पेट्रोल पंप पे चला रहे थे या कहीं और चला रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब जमा करने वालों के लिए शायद कतार बढ़ सकती है। तो उसके लिए शायद आई थिंक वो बैंक्स का भी एक रेडीमेड अरेंजमेंट होगा उसका, और वो करना भी चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए, सुचारू व्यवस्था। क्योंकि अब क्या आ रहा है कि विड्रॉल की और उसकी लाइन बहुत जगह क्या है कि विड्रॉल और डिपॉजिट की लाइन एक ही है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है, खासा परेशानी हो रही है लोगों को। और खास तौर से जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनका भी एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ चुका है कि उन्हें लग रहा है कि भाई कब तक चलेगा, तो वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो वो लोग आपस में थोड़ा सा नोका झोंकी और वो सब चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये मैंने तभी कहा कि ये वीक बहुत क्रूशियल है, जो नेक्स्ट आने वाला वीक है बहुत क्रूशियल है, पता चल जाएगा। क्योंकि अब दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी गाड़ी नहीं, सामान नहीं ला पा रहे हैं, तो जो डे टू डे चीज़ें हैं हमारी, दूध सब्जी ये सब, इसके लिए दिक्कत आ सकती है जी। यानी कि एक दिक्कत थी जब ये नोटबंदी का फैसला हुआ, फिर उसके बाद जनता थोड़ी थोड़ी उसके साथ हैप्चुअल हो गई, उसके बाद अब दूसरा
लेवल आप सोच लीजिए कि स्टार्ट होने वाला है, जब आपकी आधी जगहों पर तो पैसा नहीं चलेगा। मतलब आज पूरी तरह से जो पुराने नोट थे वो नहीं चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही आप ट्रांजैक्ट करा दे सकते हैं अगर सरकार ने इसे एक्सटेंड नहीं किया तो। और तीसरी दिक्कत तब आने वाली है, जनता जिस तरह से आपने कहा कि फ्रस्ट्रेशन लेवल अब जो है वो क्रॉस होने लग पड़ा है, तीसरी दिक्कत तब आएगी अगर 50 दिन के बाद 30 दिसंबर के बाद भी जो चीज़ें हैं वो सामान्य ना हुई तो सबसे बड़ा चैलेंज तब है कि इतना कुछ सहने के बाद भी अगर जनता के हाथ में कुछ ना लगा तो सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के लिए वो होगा। मुझे लगता है कि अब जैसे 500 के नोटों की खेप आ चुकी है, आई थिंक 2 या 3 खेपें आ चुकी हैं। तो जैसे कल रात को मैं भी एटीएम पे था तो इतना भीड़ थी, लेकिन ये था कि लोग थोड़ा सा मतलब सहनशील, क्योंकि एक एटीएम में 2000 के नोट निकल रहे थे, एक एटीएम में 500 रुपए के नोट निकल रहे थे। तो लोगों ने अपने आप को मैनेज कर लिया कि किसी को 2000 चाहिए तो 2000 लाइन अलग हो गई। तो कुछ ना कुछ तो राहत है और मुझे लगता है कि 30 दिसंबर तक तो स्थिति सुधर ही जाएगी, शायद काफी हद तक संभल जाएगी स्थिति। लेकिन जिस तरह से ये कहा गया था ना कि आप वैसा भारत देखेंगे और काला धन आ जाएगा, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जब कैंपेनिंग की थी इलेक्शंस की तो उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, जो भी काला धन है वो आपके बैंक अकाउंट्स में आ जाएगा। उस तरह से जनता सोचने लग पड़ती है, उसका माइंड फ्रेम वैसा बन जाता है। exactly. तो क्या वो चैलेंज सरकार एक्सेप्ट करने को तैयार है? मतलब चैलेंज क्या है कि ये तो सरकार को अब आगे देखना है कि 31 दिसंबर को हमें पता चलेगा कि कितना आया और कितना कैश आया, कितना बैंक्स का क्या हाल रहा। 31 को मेरे ख्याल से वो सरकारी जो घोषणा होगी वो 31 को आएगी, तो उससे पता चलेगा कि हम लोगों का कितना ये लोग कामयाब हुए हैं हम लोग इसमें काले धन की मुहिम में। और आगे अगर ये काले धन की मुहिम में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि कुछ और सख्त निर्णय लिए जाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री जिक्र कर चुके हैं बेनामी प्रॉपर्टीज के लिए। अगर ये कामयाब हो जाता है तो, अगर ये कामयाब नहीं होता तो शायद मुझे लगता है कि आगे वो थोड़ा सा आगे लटक सकता है बेनामी प्रॉपर्टीज का जो भी है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे बढ़ते हैं। और संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन है। नोटबंदी पर विपक्ष के तेवरों को देखते हुए आज भी लोकसभा और राज्यसभा हंगामे के पूरे आसार हैं। हालांकि विपक्ष को मनाने की कवायद भी सरकार की ओर से जारी है। आज राजनाथ सिंह ने तमाम विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक के जरिए सरकार विपक्ष से हंगामा रोकने और सदन को चलाए जाने के सहयोग की अपील करेगी। हालांकि सरकार की इस कोशिश से विपक्षी दल पिघलने वाले तो किसी हाल में नहीं है, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इस बीच खबर है कि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रह सकते हैं और आज विपक्ष के सवालों का वित्त मंत्री अरुण जेटली जवाब दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री भी सामने आकर विपक्ष को जवाब दे सकते हैं। तो सरकार अपने फैसले पर अड़िग है, तो वहीं विपक्ष ने अपने तेवरों को और भी तीखा कर दिया है। एकजुट विपक्ष ने बीते दिन बुधवार को संसद के बाहर प्रदर्शन किया और फिर जंतर मंतर पर एकजुट होकर सरकार के नोटबंदी वाले फैसले पर जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने 28 नवंबर को नोटबंदी के खिलाफ देश भर में आक्रोश दिवस मनाने का ऐलान भी कर दिया। इसके साथ ही आज से 30 नवंबर तक लेफ्ट पार्टियां देश भर में प्रदर्शन करेंगी। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है, लेकिन सरकार फिर भी झुकने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस दिन से संसद शुरू हुआ है संसद के परिसर में मौजूद हैं, अपने कमरे में बैठकर टेलीविजन पर पूरी कार्यवाही देखते हैं, पर इतना साहस नहीं जुटा पा रहे कि वो संसद का सामना करें और सवालों का जवाब दें। ये पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। देश के आम लोगों को, गरीब लोगों को लगता है कि काले धन के खिलाफ एक बड़ा अभियान उन्होंने चलाया है। नोटबंदी के पक्ष में है देश की जनता, आम आदमी पक्ष में है, कुछ नेता जरूर नाराज हैं। देश जानना चाहता है कि काले धन के खिलाफ ये अभियान में इन नेताओं का क्या बिगड़ा है जो वो नाराज चल रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे मेहमान शरद जी का। शरद जी, आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार क्यों नहीं संसद में आते और विपक्षी दल जिस तरह से एकजुट है, जवाब देना तो बनता है। देखिए, अगर आप टेक्निकल में जाएंगे तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई ऐसा प्रेरोगेटिव नहीं है कि उनको संसद में आना पड़े। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि जैसे आज शायद लग रहा है कि आज शायद प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं या किसी की मार्फत, जैसे राजनाथ सिंह जी शायद जवाब दे सकते हैं लोकसभा में। तो टेक्निकलिटीज़ में तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के ओनर है कि उनको जवाब देना है विपक्ष को, लेकिन पॉसिबिलिटी लग रहा है कि जैसे जिस तरह से हालत चल रही है तो शायद एक आध दिन में वो जवाब दें, मुझे लग रहा है जी। जिस तरह से विपक्षी दल अब सब एक हो गए हैं, लेकिन फिर भी
अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज़ें हैं। कोई कहता है कि इस पूरे मामले को रोल बैक कर लीजिए, कोई कहता है कि कोई जेपीसी की मांग कर रहा है, और कई कह रहा है कि हमें फैसले से कोई परेशानी नहीं है, बस इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी तालमेल नहीं खा रहा। देखिए, रोल बैक तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब रोल बैक अगर हो गया तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी स्थिति। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे लगता है कि जेपीसी की मांग को मांग लेना चाहिए सरकार को। और बाकी है कि अरेंजमेंट तो कहीं ना कहीं आप ये प्रॉब्लम आई है, और अरेंजमेंट शायद ये फोर्स ही नहीं कर पाए हैं डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट हुआ इसके बाद, तो शायद अरेंजमेंट वो देख नहीं पाए, और कहीं ना कहीं तैयारी में थोड़ा सा चूक रह गई है। तो अब उसको अब भरपाई करनी है। बाकी तो अब मुझे लगता नहीं कि रोल बैक तो मतलब एक बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी है, वो तो हो ही नहीं सकता रिमोट। जी, जिस तरह से आपने बोला कि इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी कमी रहेगी, थोड़ी सी तो कमी नहीं रही, क्योंकि कई ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो सबकी समझ में आती हैं, तो ये समझ में नहीं आता कि ये प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री की समझ में क्यों नहीं आई। जैसे सीनियर सिटीजन्स की लाइन आपको अलग से लगानी चाहिए। शादियों का सीज़न है, आप शादियों के सीज़न को थोड़ा सा देख लेते, मद्देनजर रखते, 1 महीने बाद ये ऐलान कर देते। किसानों की राबी की फसल की बुआई है, आप उस सीज़न को जाने देते। हालांकि किसानों का कहना है कि अभी इतना नुकसान नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब रणनीति थी, क्योंकि इलेक्शंस नज़दीक हैं, क्योंकि जल्दबाजी में तो फैसला हुआ। एग्जीक्यूशन अगर आप बोलें कि थोड़ी सी कमी, तो थोड़ी कमी तो नहीं लगती। देखिए, जो मुझे लगता है कि शायद वो क्वांटम में जो प्रॉब्लम होती है वो शायद उतना ज़्यादा हम लोग ये सोच नहीं पाए। और सबसे बड़ी कमी ये लगती है कि मुझे लगता है कि जो हमारे जो छोटे जो करेंसी थी, उसको शायद एटीएम में आपको 2-3 सप्ताह पहले, घोषणा से पहले, वो आपको डाल देना चाहिए, ताकि उससे ये दिक्कत नहीं आती जो लोग लाइनें बढ़ रही हैं और ये सब होता था। 100-100 के नोट से ये कि इंप्रेशन लोगों को ये नहीं इंप्रेशन नहीं पड़ता कि 100-100 के नोट आ रहे हैं, क्योंकि कई एटीएम से 100-100 के नोट मिल जाते हैं। आप छोटे शहरों के एटीएम में 100-100 के नोट अभी भी मिल जाते, मतलब पहले मिल जाते थे काफ़ी। तो ये थोड़े से ये थोड़ी सी बॉटलनेक्स है ना जो हुई है, मतलब कहीं ना कहीं आरबीआई की उसमें, तो ये इससे दिक्कतें तो आएंगी। लेकिन सर 100 के नोट हो चाहे 500 के नोट हो, लेकिन प्रॉब्लम तो है कि एटीएम चल ही नहीं रहे। अब कल हम लोग जिस एटीएम में गए थे उसमें पूछा कि पैसे आते हैं, तो उसने कहा हाँ आते हैं, 9 दिन पहले आए थे। तो 9 दिन, 16वां दिन तो आज, वैसे 9 दिन पहले पैसे आए थे। तो ये भी अब इसमें थोड़ा सा क्या है ना कि जनता का भी पैनिक रिएक्शन ये है कि जैसे सपोज ये बड़ा, जहाँ पर 6-7 एटीएम इकट्ठे हैं ना, वहाँ पर तो आप मान लीजिए कि उसमें से 5 एटीएम तो नहीं, 5 एटीएम नहीं चल रहे। वो तो पहले भी नहीं चलते थे एक्चुअली, ये अगर आप देखा तो पहले भी नहीं चलते थे, हम लोगों ने देखा। तो जब पहले इनको पता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही नहीं है। हाँ, ये एक्चुअली दैट्स अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ये थी कि वही मैं कह रहा हूँ कि जो कैलिब्रेशन आपको पहले कर लेना चाहिए था, आपको उन एटीएम को भी सुचारू रूप से चलाना चाहिए। आप एटीएम की बात कर रहे हैं, एटीएम भी नॉर्मली दिनों में नहीं चलते, नहीं चलते। आप स्वाइप मशीन जिससे आप क्रेडिट कार्ड, उसमें आप चले जाइए किसी भी दुकान में, तो वो भी खराब होता है कभी कभी। तो पहले ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है। ये प्रॉब्लम बैंकिंग सिस्टम की है। ये बैंकिंग सिस्टम। अब लेकिन इसमें हम लोग प्रधानमंत्री के ऊपर दोषारोपण करें तो थोड़ा सा वो बड़ा, लेकिन फिर भी तो आप बैंकिंग सिस्टम, लेकिन हाँ, ये बैंकिंग सिस्टम की है, तो ये मिनिस्ट्री को अपने आप करना चाहिए इस चीज को। तो कहीं ना कहीं विफलता है आरबीआई की। हाँ, ये आरबीआई की विफलता है कि इनको ये, क्योंकि एटीएम का तो पहले भी हम दिक्कत हम देख रहे हैं, पिछले महीने से देख रहे हैं कि एटीएम, हम लोग देखते हैं कि एटीएम कभी भी चलते नहीं है, हमेशा आउट ऑफ ऑर्डर लिखा रहता है। और बैंक्स में ये दिक्कत है कि बैंक में लोग जाना नहीं चाहते। अब हाँ, बैंक में जाना, मतलब इजी मनी ऑब्वियसली कौन जानेगा, प्लास्टिक मनी आपके अवेलेबल है तो कोई जाना नहीं चाहेगा। दैट इज देयर। बिल्कुल। और जिस तरह से अब प्रेरित किया जा रहा है कि आप डेबिट कार्ड चलाइए, क्रेडिट कार्ड चलाइए, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती, जो रूरल एरियाज हैं, आप उनको कैसे ये चीज़ बोल सकते हो कि आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, ये फेज है, ये इस देश का एक फेज है कि 6-7 साल में इसको कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आज नहीं तो मेरे ख्याल से लगता है कि 2 साल 3 साल में ये सब चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि जैसे अब किसान क्रेडिट कार्ड आ चुका है, जो किसान लोन लेते हैं उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, वो भी इट एक्ट्स एज एटीएम, डेबिट कार्ड है। तो अब ये भी हो रहा है कि जो लोग किसान खाता बनता है तो वो लेते हैं, तो वो भी एटीएम के इस्तेमाल कर जानने लगे हैं। तो हम लोग एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि जितना डिजिटल हो जाएगा उतना फायदा रहेगा चीज़ों का, ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन ये है कि अभी लगता है कि हम लोग डू वी हैव दैट सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बैंडविड्थ, वो एक क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। और बैंकिंग सेक्टर कितना उसके लिए तैयार है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे बड़ी बात कि मुझे लगता है 2-3 साल तो नहीं, लेकिन ज़्यादा समय लग जाएगा अगर, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा काम है और इतना बड़ा देश है हमारा, तो ये कम से कम 3-4 साल का काम है। और उसमें मैं तो कहता हूँ 7 साल का एक फेज है, 7 साल के बाद हम लोग इस स्टेज पे आ सकते हैं कि एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए, और जिस तरह से अब विपक्ष ने कहा है कि 28 को एक जन आक्रोश दिवस मनाया जाएगा, तो गिरफ्तारियां भी होंगी, तो
पूरी की पूरी राजनीति जो है वो अब चमकाई जा रही उस दिन समझ में आ जाएगा कि क्या होना है, आर पार की लड़ाई है, क्योंकि अगर ये कामयाब हो जाता है जन आक्रोश दिवस। लेकिन ये ईगो का मैटर भी बन गया है कहीं ना कहीं। हाँ, ये एक्चुअली कुछ पर्सनल मतलब नेताओं का एक पर्सनल ईगो का भी है इशू, लेकिन ये है कि उस दिन पता चल जाएगा कि क्या होता है। वैसे जो सर्वे से वो कह रहे हैं, सर्वे तो बहुत पॉजिटिव कह रहे हैं, जैसे अभी भी कई एजेंसी ने सर्वे किए हैं। तो एक्चुअली क्या है कि एक इसमें एक आई थिंक मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री हमारे वो इस चीज़ को मैं बताने में उनकी कामयाबी है कि उन्होंने जो एक गरीब आदमी की सरकार का जो था 2014 का, उसमें वो कामयाब हो गए कि एक मैसेज चला गया है कि अब ये सरकार कॉर्पोरेट की सरकार नहीं, गरीब की सरकार है। ये बड़ा फायदा हुआ है नोटबंदी से सरकार को। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो विपक्ष के तेवर तो तलक हैं, निशाने पर नोटबंदी को लेकर सरकार आ गई है। तो पीएम ने एक ऐप के जरिए जनता की राय मांग विपक्ष के विरोध की हवा निकालने की कोशिश की। अब भगवा खेमे की ओर से दावा किया जा रहा है कि ऐप के जरिए लोगों ने नोटबंदी पर अपना भारी समर्थन दिया है। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो ऐप पर लोगों ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है और नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया है। हालांकि इस दावे की हवा बीजेपी के ही नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने उस वक्त निकाल दी जब उन्होंने बेहद तलख लहजे में ट्वीट कर निशाना साधा और लिखा कि मूर्खों की दुनिया में जीना बंद करें, लोगों को हो रही तकलीफ को समझें। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बुरे वक्त के लिए हमारी मां बहनों की जमा की गई गाढ़ी कमाई को काले धन से जोड़ना ठीक नहीं। पीएम मोदी द्वारा कराए गए सर्वे को शत्रुघ्न सिन्हा ने प्लांटेड बताया है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कुछ निहित स्वार्थों के लिए किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो ऐप के जरिए नोटबंदी पर लोगों को फीडबैक देने का कहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 घंटे में करीब 5 लाख लोगों ने ऐप पर सर्वे में हिस्सा लिया। सर्वे में भाग लेने वाले 90% से अधिक लोगों ने ब्लैक मनी को लेकर किए गए सरकार के फैसले को 4 पॉइंट से अधिक रेटिंग दी है। 73% लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी है। 57% लोगों ने कहा वेरी गुड। 93% से अधिक लोगों ने नोटबंदी का समर्थन किया है। 5 लाख लोगों में से सिर्फ 2% लोगों ने फैसले को बेहद खराब बताया। करीब 86% लोगों ने इस बात का भी समर्थन किया है कि कई एक्टिविस्ट ब्लैक मनी के बचाव में काम कर रहे हैं। जी शरद जी, ऐप बनाई गई है, उसके जरिए सर्वे होगा। ये लगता है कि कहीं से भी रिलायबल है, क्योंकि अगर आपके कल तक जो मैं पढ़ रही थी 1 मिलियन इसके फॉलोवर्स हैं, लेकिन क्या ज्यादातर इसमें समर्थक नहीं होंगे मोदी सरकार के? जो मोदी के समर्थक होंगे, जो मोदी के फॉलोवर्स होंगे, आप कैसे बोल सकते हैं कि इसमें सब लोग इस ऐप को डाउनलोड करेंगे? नहीं, ये तो बात सही है कि जो ऐप सपोर्टर्स होते हैं पार्टी के, लेकिन हम सोशल मीडिया में हम लोग अगर रिलायबिलिटी का रेशो देखते हैं तो वो कम से कम 60-40 का रेशो होता है, ठीक है। लेकिन जो सर्वेज एजेंसीज ने करवाए हैं, इंडिपेंडेंट सर्वेस कराए हैं, वो भी एक क्रूशल, हमको उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कम से कम आई थिंक 80% की फिगर आई है जो बाहर इंडिपेंडेंट, और वो बाकायदा उनकी जो मेथोडोलॉजी थी वो एग्जिट पोल की मेथोडोलॉजी थी, उन्होंने उसके हिसाब से कराया। तो अब ये इम्पोर्टेंट है कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि 30 दिसंबर के बाद सूरत हाल पता चलेगा सारा कि क्या है। हाँ, ये सर्वे तो इतना रिलायबल नहीं हो सकते। 30 दिसंबर का पता चलेगा कि अगर 15 दिसंबर तक भी सिचुएशन ऐसी रहती है तो कहीं ना कहीं फिर सरकार के लिए दिक्कतें आ सकती हैं। जी, और दूसरी बात, जिस तरह से ये ऐप की बात हम कर रहे हैं, आप एंड्रॉइड फोन देखिए ना, एंड्रॉइड फोन कितने यूज कर रहे हैं? ऐप तो वही डाउनलोड करेगा जिसको इसकी जानकारी होगी। सही बात है। तो इसका मतलब आप देखो, अर्बन वोट जो है, हाँ, अर्बन जो सपोर्टर है वो काफी कर रहा है इसको। ये तो इसको बात को मानना पड़ेगा कि जो एंड्रॉयड फ़ोन है, आई थिंक वो हमारे गांव या छोटे कस्बे लेवल पे, लेकिन हालांकि छोटे कस्बे लेवल पे भी अब एंड्रॉयड फ़ोन आ चुके हैं, लोग इस्तेमाल करना जानते हैं, जो यंग जनरेशन है वो जानती है सारी चीज़ें, लेकिन हाँ गाँव में अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो हमारा जो ये अर्बन जो सपोर्टर है, वो अब अर्बन सपोर्ट तो वैसे भी बीजेपी का एक अपने यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस रहा है। तो जिस तरह से आपने कहा कि जो तस्वीर है, जो सूरत हाल है, वो 30 दिसंबर के बाद ही लगता है कि पता चलेगा कि क्या आया, क्या खाया, क्या खोया, क्या पाया, जो कहा जाता है। तो पूरा लेखा जोखा लेकर आएगी सरकार? डिक्लेरेशन तो करनी पड़ेगी कि आपको कितना आया। तो इससे आम आदमी को, और जिन लोगों ने अभी झेला है, खासतौर पर जो रूरल एरियाज के लोग हैं, किसान हो गए या फिर जो दिहाड़ी के मजदूर हैं, उनको क्या फायदा? देखिए, ये सब परसेप्शन का वो है। परसेप्शन क्या है कि अगर पैसा आता है और बैंक्स में जाता है
जनधन अकाउंट है जैसे, जनधन अकाउंट में जो मैनिपुलेशन हुई हैं वो भी पता चल जाएगा कि कितना है, उसको भी वो तो नेक्सस वो ट्रैक तो पता चलेगा 1 जनवरी फरवरी के बाद पता चलेगा। लेकिन कम से कम जो मैं जो देख रहा हूँ, मैं जैसे लोगों से बात करता हूँ, तो जो गरीब आदमी की परसेप्शन ये है कि वो अपने दुख से वो नहीं है कि उसको जो तकलीफ हो रही है, उसको ये लग रहा है कि भाई जो पैसे वाले हैं उनके ऊपर एक शिकंजा कसा गया है। ये एक परसेप्शन का खेल है। तो पैसे वाले उन पे शिकंजा तो कसा गया है, लेकिन उनको शायद अभी भी उतनी परेशानी नहीं हो रही होगी जितनी गरीब तबके के लोगों को हो रही है। मतलब मैं तो कह रहा हूँ अपनी परेशानी से दुखी नहीं है वो। ठीक कहा आपने। पूरी जो नोटबंदी को लेकर जो विपक्ष अब एकजुट हो गया है, कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव डालने की कोशिश है, लेकिन सरकार किसी भी तरह से मूड में नहीं है हिलने के। तो इसे, क्योंकि जिस तरह से अगर कांग्रेस की सरकार थी जब, तब कहा जाता था कि मनमोहन सिंह नहीं है, मनमोहन सिंह है। तो प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा जाएगा? प्रधानमंत्री, क्योंकि वो तो हर मंच पे बोलते हैं और हर मंच पर उन्होंने नोटबंदी का समर्थन किया है। तो संसद में जिसको उन्होंने जब इलेक्ट हुए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने संसद की सीढ़ियों को चूमा था, तो उसके अंदर आने के लिए अब क्यों? अब ये एक्चुअली ये बड़ा ये टेक्निकल प्रश्न है इसमें, क्योंकि यह है कि प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि विपक्ष के कहने पे नहीं आऊँ, क्योंकि ये अपने आप में एक ईगो का टसल का गेम है। और टेक्निकली भी कोई ऐसा नहीं है कि उनको आना पड़े, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो वित्त मंत्री का ये मतलब नोटबंदी के ऊपर कोई ज्ञापन आता है, कोई बयान आता है, तो वो वित्त मंत्री का प्रेरोगेटिव है, फाइनेंस मिनिस्टर का। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि अब जैसे जितना अगर जन आक्रोश हो रहा है, तो शायद प्रधानमंत्री जी एक आध दिन में पार्लियामेंट में आ सकते हैं। और जिस तरह से पहले कहा गया था कि जो 90% जो ब्लैक मनी है वो स्विस बैंक में है, स्विस अकाउंट्स में है, उन लोगों का क्या? क्योंकि पूरी जनता तो यही पूछ रही है, जो विपक्षी है उनके पास ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप उनका नाम डिस्क्लोज कीजिए। नहीं, वो आपने लिस्ट तो दे दी है, अब जो कार्रवाई हो रही है तो शायद हो रही होगी, कार्रवाई तो हो रही होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि इन्होंने लिस्ट तो निकाली है। लेकिन जनता भी ये चाहती है ना कि जब हम आपके साथ खड़े हैं तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो अब यही एक्चुअली सरकार के लिए यही चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा। और मैं वही कह रहा हूँ कि फिर अगर मैं कहता हूँ नोटबंदी का ये जो मुहिम है अगर ये कामयाब हो जाती है, तो फिर आने वाले टाइम में लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस देश में। चलिए, वो और लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलेगा। और जो नारा प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्शंस के दौरान दिया था, अच्छे दिन आएंगे, तो लोगों ने अपने माइंड में एक तस्वीर बना दी थी कि शायद अब महंगाई कम हो जाएगी और शायद अब सही में अच्छे दिन आएंगे, नौकरियां हमें बहुत सारी मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना किया। ऐसा नहीं है कि हमने तरक्की नहीं की, हमने तरक्की की। प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसी योजनाएं बनाई जो गरीबों के हक में थी, जो किसानों के हक में थी, हमने तरक्की की। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया कि अच्छे दिन कहाँ हैं, आपने स्विस बैंक के जो खाता धारक थे उनका ब्लैक मनी सबके अकाउंट में बात करने की बात कही थी, वो कहाँ है, ये महज एक जुमला बन के रह गया। तो अब जनता चाहती है कि अब ऐसा ना हो, अगर कुछ कार्रवाई होगी इन पूंजीपतियों के खिलाफ तो हमारे तक भी पहुंचे, क्योंकि इस नोटबंदी के जरिए सब लोगों का सपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन और मंगलवार को माछिल सेक्टर में पाकिस्तान की कायराना हरकत का इंडियन आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। भारत की ओर से की गई गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना ने एक अधिकारी समेत 3 सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा पीओके में 4 नागरिक भी मारे गए हैं। तनाव के बीच पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अपने भारतीय समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह को फोन कर सीमा के हालात पर बात की। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह पहला मौका है जब पाकिस्तानी डीजीएमओ ने बात की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने अघोषित रूप से पाकिस्तान के साथ युद्ध को शुरू कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पूरे क्षेत्र में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं शरद जी का। शरद जी, क्या कहेंगे? मतलब जब आप करें तो कुछ नहीं, हम करें तो हल्ला। नहीं, ये तो बौखलाहट साहब जब डीजीएमओ लेवल पर अगर बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके काफी नुकसान हुआ है, ये तो फैक्ट है। और ये होना भी चाहिए था, जवाब तो देना चाहिए। और इस तरफ तो मतलब क्या है कि मतलब अब तो भारत की सेना का जो भी कुछ है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से हौसला बहुत बड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि अब ये होना ही चाहिए, क्योंकि जवाब आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि क्या है कि अभी सर्दियाँ आने वाली, बर्फ़ पड़ेगी, घुसपैठियाँ जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो इस टाइम ज़्यादा होता है। तो ये तरीके वही है कि कवर फायर में वो निकालते हैं लोगों को। तो अगर आप इनकी कैजुअलिटीज़ ज़्यादा करोगे आर्मी की, तो अपने आप ही वो पीछे हटेंगे इस चीज़ के लिए। और जी, तो ये बेसिकली क्या है कि जब आर्मी की कैजुअलिटी ज़्यादा होती है तो फिर ऑब्वियसली जो आर्मी होती है फिर वो
इन चीज़ों के लिए तरफ ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करती अपनी अटेंशन, जो कि अगर घुसपैठे को घुसाना है, क्योंकि जब आपकी खुद की कैजुअलिटी होने लगेगी तो वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सही हो रहा है और अभी और होना चाहिए, मतलब नवंबर दिसंबर में जैसे अब कवर फायर शुरू होगा, फायरिंग शुरू होगी, सीज फायर तो अब वायलेशन, मतलब सीज फायर का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो मतलब आई थिंक पूरा बॉर्डर आई थिंक एक तरह से अब वार जोन में है। हमारा पूरा कश्मीर का जो बॉर्डर है पूरा वार जोन में है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब ये आर पार की लड़ाई हो रही है और मुझे लगता है कि जितना हम लोग पाकिस्तान की आर्मी में अगर डैमेजेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो इन्फिल्ट्रेशन है वो रुक जाएगा, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के इस रवैये से क्या लगता है कि युद्ध ही चाहता है? नहीं, युद्ध मेरे ख्याल से युद्ध पाकिस्तान नहीं चाह रहा है। तो ये एक तरह से कि जो लोकलाइज वार जोन्स हैं वो उसमें उसमें इनका वॉर चलती रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन युद्ध नहीं चाहेगा पाकिस्तान किसी भी क्योंकि इस टाइम उनके खुद की हालत बहुत ख़राब है। अभी आर्मी चीफ आने वाले हैं, नवाज शरीफ का खुद का तख्ता पलटने के उनको डर बैठा हुआ है, तो युद्ध तो किसी हालत में नहीं चाहेगा। और जिस तरह से कल हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, परसों 11 बजे करीब शहीद हुए हैं 3 जवान, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में हमने उनके 7 जवान मार गिराए। इसका तो अंत नज़र नहीं आ रहा ना? नहीं, देखिए ये तो लड़ाई है, अब लड़ाई में तो कैजुअलिटीज़ होंगी और हमारे जवान शहीद हुए हैं, शहीद होते हैं, मतलब क्योंकि हम लोग लड़ते हैं। तो फिर अब ये आर्मी में हम लोगों के साथ देखा है कि बहुत से जवान हमारे पहले भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया बॉडीज़ के साथ, वो बहुत ही एक कायराना और बहुत ही शर्मनाक हरकत है। और उसके लिए पाकिस्तान कभी भी अपने आप को, आज तक उन्होंने अभी कभी अपने आप को गिल्टी नहीं किया, महसूस किया कि इस बात है कि हम लोग ये गलत क्यों करते हैं कि सोल्जर्स के साथ आप कैसे व्यवहार कर सकते हैं इस तरह का। बिल्कुल, और वो कोई भी हो, चाहे कारगिल वार में सौरभ कालिया, अभी जब मथुरा में एक सैनिक का सर काट कर ले आए थे, और अभी ये अक्टूबर में भी ऐसे ही वारदात को, इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था। तो ये बहुत शर्मनाक घटना है, शर्मनाक चीज़ें हैं पाकिस्तान की तरफ से, कायराना हरकत इसको बोला जा सकता है, जो पाकिस्तान बार बार भारतीय सैनिकों के साथ कर रहा है। तो इस पर किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता सरकार की तरफ से? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, सौरभ कालिया के मैटर में उनके परिवार वालों ने शायद इस चीज़ के बारे में प्रधानमंत्री से आग्रह किया था, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब मतलब बीजेपी आएगी तो हम लोग इस चीज़ को उठाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। नहीं, ये संज्ञान में जरूर इस लेवल पे बात हो रही होगी कि भाई आप इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों कर दो। हमारे जैसे हम बॉडीज, हमारे यहाँ बॉडीज लौटा दी जाती हैं, या अगर वो बॉडीज को आइडेंटिफाई नहीं करता तो बॉडीज को वो लोग बरी करते हैं, एक डिसेंट बरियल दिया जाता है। जब इंडियन आर्मी मांगती है बॉडीज तो आपको देना चाहिए। तो सरकार कहीं ना कहीं इस लेवल पे प्रेशर टैक्टिक्स चल रही हैं, बातचीत चल रही होगी, लेकिन क्या है कि कई चीज़ें क्या है कि आपको करनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, बात करते करते ही बात चलती है आगे। तो आप बात सिलसिला गुफ्तगू तो चलता ही रहेगा, लेकिन यह है कि इसके ऊपर कम से कम सरकार काफ़ी सख्त है। और पहले भी इस बात पे सौरभ कालिया के केस में काफ़ी यूएन तक मामला उठा है इस बात का। तो सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। कोई चलिए, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर है। आरबीआई ने सहकारी बैंकों में पुराने नोट जमा करने की पर पाबंदी लगा रखी है। इसी के विरोध में जिला सरकारी बैंक आज हड़ताल पर है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पुराने नोट बदलने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दिया है, लेकिन 14 नवंबर को आरबीआई ने सहकारी बैंकों को इस प्रक्रिया से अलग कर दिया था। और इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं विक्रम मिश्रा। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज हड़ताल का असर आम जनता पर कैसे पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से तमन्ना नोटबंदी, जिस तरीके से उसका असर देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं आम जनता जो है उससे हलकान जरूर नजर आ रही है। अगर बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक में पहले ये निर्देश दिए गए थे कि जितने भी किसान हैं उनके पास जो 500 और 1000 के पुराने नोट हैं वो यहाँ पर जमा कर दिए जाएंगे और उनके एवज में नए नोट और इसके साथ में उर्वरक और खाद की जो आपूर्ति है उसके टोकन यहाँ से मुहैया कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से यहाँ पर जो बैंक कर्मचारी हैं या फिर जो यूनियन है, वो तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर बैंक में अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है। यहाँ पर 500 1000 की जो नोट हैं वो तो नहीं बदले जाएंगे, साथ ही जो नई करेंसी है वो भी अभी तक नहीं दी गई है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो सहकारी समिति के लोग हैं वो लोग आज हड़ताल पे जाएंगे और हड़ताल पे जाने के साथ उर्जित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनसे इस्तीफा की डिमांड करेंगे।
पूरे प्रदेश में तकरीबन एक बात किया जाए तो पूरे प्रदेश में तकरीबन 1000 से ज्यादा एम्प्लॉई जो हैं सहकारी समिति के, वो लोग यहाँ पर सहकारी बैंक के वो लोग रहेंगे हड़ताल पर, और इसके साथ में इनको किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं तमन्ना, इससे आने वाले दिनों में जो सामान्य लोग हैं या जो किसान कृषक वर्ग जो है उनको कहीं ना कहीं इन दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। तमन्ना जी, विक्रम क्या कहेंगे इसे, कहीं ना कहीं आरबीआई की विफलता कहा जा सकता है? लाजमी है तमन्ना, लाजमी है। कारण यह है कि जिस तरीके से आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी की हुई थी और आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जितने भी बैंकर्स हैं या फिर जितने भी बैंक के लोग हैं उनको सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक नौकरी करनी पड़ रही थी। इसको लेकर के कहीं ना कहीं सहकारी बैंक समिति के लोगों में एक तरीके से आक्रोश है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 500, 1000 के नोट की करेंसी बदलने की बात कही जा रही थी कि वो नई करेंसी दे दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद नई करेंसी सहकारी समिति में नहीं पहुंचाई गई। इसके साथ किसानों और जो तमाम जो वर्ग है जो कहीं ना कहीं बुआई और खेती खलियानी से जुड़ा हुआ है उनको टोकन यहां से मुहैया कराया जाना था, लेकिन अभी तक टोकन भी नहीं मिला, क्योंकि जो नोटबंदी का असर है वो टोकन पे भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यानी जो सब्सिडाइज्ड उर्वरक होते हैं वो उनको प्रोवाइड नहीं किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि कहीं जिस तरीके से पूरी की पूरी व्यापक तैयारी की जानी चाहिए थी सरकार की ओर से, और उसके बाद ये नोटबंदी का अध्यादेश जो है वो लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन उन सबको हटाते हुए सरकार ने काफी जल्दीबाजी में ये नोटबंदी का अध्यादेश जारी कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं किसान और सामान्य वर्ग के नागरिक जो भी हैं वो परेशान हो रहे हैं। तमन्ना जी, अगर इस तरह की हड़ताल जारी रहती है विक्रम, तो ये माना जाए कि सरकार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर और पड़ सकता है, आरबीआई पर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है। देखिए तमन्ना, किताबों में आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि जितने भी भारतवर्ष में 70% आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है, और अगर ये 70% आबादी अगर दिक्कत में आती है तो तख्ता पलट हो जाता है। कारण साफ है कि किसान जो है वो सहकारी समिति से जुड़ा होता है और सहकारी समिति के जरिए ही उसे जितनी भी चीजें होती हैं वो मुहैया होती हैं। तो निश्चित तौर पर अगर इनको दिक्कत का सामना करना पड़ा तो आने वाले दिनों में सरकार के ऊपर सांसद जो है वो और भी तेज हो जाएगी और उनके ऊपर शिकंजा और भी कसता हुआ नजर आ जाएगा। तमन्ना चलिए विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज कोऑपरेटिव बैंक्स की हड़ताल है और जाहिर तौर पर सरकार पर थोड़ा सा प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा, खासतौर पर आरबीआई पर। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को गाजीपुर की रैली के साथ चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। मुलायम सिंह भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने या अखिलेश बने, लेकिन मंच पर चढ़े नेताओं ने उनको ताज पहना ही दिया। पार्टी के मतभेदों के बीच चुनावी रथ को स्टार्ट से नेताजी प्रसन्न नजर आए, लेकिन युवा नेताओं को अनुशासन की नसीहत उन्होंने कई बार दे डाली। फिर उन्हें जब मोदी याद आए तो बहुत याद आए। मुलायम सिंह ने नोटबंदी को किसानों, जवानों के साथ व्यापारियों के खिलाफ साजिश करार दिया। मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। मुलायम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री घमंड के नशे में चूर हैं और मनमानी कर रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी नोटबंदी से किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने भी किसानों को हो रही तकलीफ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी की रैली को फ्लॉप बताया। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता विक्रम का, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, कल समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रचार का बिगुल जो है वो गाजीपुर से फूंक दिया है, और अब जाहिर सी बात है कोई विपक्ष पार्टी नहीं चूक रही ये मुद्दा भुनाने के लिए नोटबंदी का। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से नहीं चूके। देखिए गाजीपुर में ये वही मैदान है, आरटीआई मैदान, जहां पर पीएम मोदी जो है अब से कुछ दिन पहले जो है रैली कर चुके हैं और वहां पर नोटबंदी को लेकर के उन्होंने खूब तालियां बटोरी थी। इसको नोटबंदी का जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव ने इसको मुद्दा बनाया है। और मुलायम सिंह यादव ने भरे मंच से, उसी आरटीआई मैदान के भरे मंच से उन्होंने साफ तौर पर लोगों को एकजुट करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से आधी अधूरी तैयारी के साथ केंद्र सरकार ने नोटबंदी का आदेश लागू कर दिया है उससे लोगों को दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्होंने युवाओं को साधने की कोशिश की, मुस्लिम समाज को भी साधने की कोशिश की। इसके साथ साथ तमाम उन नेताओं के जरिए यह संदेश देने की भी कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ एक हो चुका है। अगर देखा जाए तो यह अहम रैली मानी जाएगी, क्योंकि आरटीआई मैदान में पीएम मोदी की रैली जो थी वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख की भीड़ वहां पर थी, और इसके बाद ठीक मुलायम सिंह यादव की रैली होती है और मुलायम सिंह यादव में भी अच्छी खासी भीड़ होती है। लेकिन उसके बावजूद सीएम अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस रैली से दूर रहते हैं, क्योंकि वहां पर अफजाल अंसारी, सिकबतुल्लाह अंसारी, ये तमाम अंसारी बंधु जो हैं, जो कौमी एकता दल का विलय हुआ है, वो सभी लोग मंच पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर संदेश तो दिया गया कि सभी लोग एक हो चुके हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन अभी भी जो खटास है वो मन के भीतर चल रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आरटीआई मैदान के जरिए मुलायम सिंह यादव ने यह संदेश देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी ही जो है
वो युवाओं के बारे में सोच सकती है, युवाओं के बेहतरी के बारे में सोच सकती है और आने वाले दिनों में उनके बेहतर सामंजस्य और बेहतर विकास के लिए समाजवादी पार्टी ही रणनीति बना सकती है। तमन्ना जी, विक्रम, अंसारी बंधुओं की उपस्थिति अखिलेश यादव की अनुपस्थिति से जोड़कर देखी जा सकती है? लाजमी है तमन्ना, क्योंकि जिस तरीके से पहले से ही जब गठबंधन की बात कही जा रही थी या विलय की जब बात कही जा रही थी, तो आपको याद होगा कि सवेरे विलय होता है शिवपाल यादव के नेतृत्व में और उसके बाद अखिलेश यादव जो हैं एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में जाते हैं और इस विलय को रद्द कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह देखा जाता है कि आपको 2012 के इलेक्शन से भी अगर देखा जाए तो 2012 का जब इलेक्शन हुआ था उस समय भी डीपी यादव जब इसमें जुड़े हुए थे तो डीपी यादव को साफ तौर पर अखिलेश यादव ने ही लेने से मना कर दिया था, जबकि निर्णय नेताजी का था। लेकिन उसके बावजूद डीपी यादव का विलय या फिर डीपी यादव समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव अपनी क्लीन इमेज बचाने के लिए इस रैली से अपने आप को दूर रखे थे, क्योंकि यहाँ पर अंसारी बंधु जो हैं वो मंचासीन थे और इसके साथ ही वो ये संदेश भी देना चाहते थे कि सीएम जो हैं वो युवाओं के चाहते हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने ये साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में भविष्य में युवा जो है वही पार्टी की कमान संभालेंगे। तो ये संदेश विक्रम, ये जाहिर सी बात है, जो नेताजी फैसला लेते हैं मुलायम सिंह यादव, उनके आगे किसी और का जो मतभेद है वो कहीं मायने नहीं रखता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो रामगोपाल यादव हो, चाहे वो शिवपाल यादव हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। नोटबंदी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सवाल खड़े किए हैं। किशोर उपाध्याय ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया और मुख्यमंत्रियों को फैसले से अवगत नहीं कराया, जो संविधान का उल्लंघन है। संविधान में जो संघीय ढांचा बनाया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र को राज्य के साथ लेकर चलना चाहिए। तो आपको बता दें कि नोटबंदी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सवाल खड़े किए हैं। किशोर उपाध्याय ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया और मुख्यमंत्रियों को फैसले से अवगत नहीं कराया, जो संविधान का उल्लंघन है। संविधान में जो संघीय ढांचा है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र को राज्य के साथ और राज्य को साथ में लेकर चलना चाहिए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं मनीष डांगवाल। मनीष, कहा किस हद तक सही है ये चीज, क्योंकि अगर सबको बता देते तो शायद सीक्रेसी लीक हो जाती, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा। जी बिल्कुल, उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें तो पूरी तरीके से यहाँ पर हमलावर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 1000 और 500 के नोट बंद करने को लेकर आ रही है। और जिस दिन जो ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था उसके अगले दिन ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय हैं सीधे तौर से उन्होंने यहाँ पर सवाल इस फैसले पर खड़े कर दिए थे और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस फैसले को पूरे देश में यहाँ पर लागू कर दिया। और अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है वो हमलावर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नजर आ रही है। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय है वो हर मंच से यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर कोस रहे हैं। और जो यहाँ पर सीधे तौर से अब जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय हैं वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय परंपराओं का यहाँ पर अपमान इस फैसले को लेकर किया है, क्योंकि जो संघीय ढांचा है उसमें जो राज्य हैं जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको भी इस फैसले से अवगत कराना चाहिए था प्रधानमंत्री को। ये कहना यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का। और सीधे तौर से वो कह रहे हैं कि जो संविधान है संविधान का अपमान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों को फैसले से अवगत नहीं कराया गया है। और सीधे तौर से वो कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया है अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि जो वित्त मंत्री को भी जहां फैसले की जानकारी न हो वो फैसला यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। तो सीधे तौर से यहां पर तानाशाही का आरोप यहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से संसदीय परंपराओं को लेकर जो सवाल यहां पर खड़े किए हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो अपने में एक सवाल है कि क्या वास्तव में मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपसे खबर की अपडेट लेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। और केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज अपने एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के गैरसैंण में 2 कार्यक्रमों में रेल मंत्री सुरेश प्रभु शिरकत करेंगे। पहला कार्यक्रम रेलवे विभाग का है, जिसमें रेल मंत्री शिरकत कर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। और रेल मंत्री सुरेश प्रभु के साथ गढ़वाल सांसद और पूर्व सीएम बीसी खंडूरी भी दिल्ली से उनके साथ ही गैरसैंण पहुंचेंगे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष डांगवाल जुड़ चुके हैं सीधे देहरादून से। जी मनीष, डिटेल में बताइए आज किस तरह से सुरेश प्रभु का ये पूरा कार्यक्रम चलेगा? जो केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु हैं वो अपने एक दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और जो कार्यक्रम है उनका उत्तराखंड का वो गैरसैंण में है और गैरसैंण में 2 कार्यक्रमों में यहां पर शिरकत करेंगे। पहला जो कार्यक्रम होगा वो यहां पर रेलवे विभाग का जो कार्यक्रम है उसमें यहां पर सुरेश प्रभु शिरकत करेंगे और देवभूमि उत्तराखंड यहां पर सुरेश प्रभु पहुंच रहे हैं तो कुछ न कुछ आस यहां पर देवभूमि उत्तराखंड की जनता भी सुरेश प्रभु से है। और खास बात यह है कि जो नॉर्दर्न रेलवे जो यहाँ पर आता है, नॉर्दर्न रेलवे जो विभाग आता है जिसके अंडर यहाँ पर यूपी और उत्तराखंड में जो ट्रेनें संचालित हो रही हैं और जो यहाँ पर जो तमाम रेलवे पटरियां जो उत्तराखंड और यूपी के बीच बिछी हुई हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ी सौगातें यहाँ पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु उत्तराखंड की जनता के साथ साथ यूपी की जनता को भी यहाँ से देने वाले हैं। और खास बात यह है कि जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो यहाँ पर गैरसैंण में किया गया है रेलवे विभाग के द्वारा और काफी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का भी यहाँ पर शिलान्यास यहाँ पर होना है। और खास बात यह है कि जो यहाँ पर जो हरिद्वार से और देहरादून के बीच जो विद्युतीकरण की जो कार्य है वो लगभग वो पूरा हो चला है और ट्रायल भी उसका हो चला है तो उसका यहाँ पर लोकार्पण रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज यहाँ से करेंगे। और खास बात यह है कि इसके अलावा जो काशीपुर की तमाम जो रेल परियोजना है वहां पर भी कुछ योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो हर वर्ग को यहाँ पर कुछ न कुछ जो यहाँ पर रेल विभाग है उसके जरिए यहाँ पर सुरेश प्रभु देने जा रहे हैं। और उसके बाद अगर दूसरे कार्यक्रम की बात यहाँ पर करें तो जो बीजेपी की सत्ता परिवर्तन यात्रा प्रदेश में चल रही है उसमें गैरसैंण में ही दूसरे कार्यक्रम में यहाँ पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु शिरकत करेंगे। और सभी की नजरें रेल मंत्री सुरेश प्रभु के उस भाषण पर लगी हुई हैं कि आखिरकार जो तमाम जो केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और प्रदेश की हरीश सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं तो क्या कुछ उद्बोधन यहाँ पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु का रहता है और क्या कुछ आरोप वो यहाँ पर पूर्ववर्ती जो यूपीए की सरकार केंद्र में रही है उस पर लगाते हैं और क्या कुछ आरोप यहाँ पर। जी मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर लेते हैं झारखंड की, जहां पर सीएनटी एसपीटी एक्ट पर संशोधन विधेयक को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को झारखंड विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान विपक्ष ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी की और स्पीकर की तरफ कुर्सियां भी फेंकी। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने 25 नवंबर को झारखंड बंद का ऐलान कर दिया है। इस बीच राज्य के कई आदिवासी संगठन इस मुद्दे पर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। आज आदिवासी संगठनों की एक अहम बैठक है जिसमें वो आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रांची में मौजूद संवाददाता रफी सामी से। रफी, जिस तरह से कल देखने को मिला है, जिस तरह से स्पीकर के ऊपर कुर्सियां फेंकी गई हैं, वाकई बहुत ही निंदनीय चीज है ये। जी, अगर झारखंड की खबरों की बात करें तो जैसा कि झारखंड में सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन बिल विधेयक पास होते ही पूरे झारखंड का माहौल अलग सा हो गया है। पूरे झारखंड में हम कह सकते हैं उथल पुथल का माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन बिल का विरोध विपक्ष ने सदन के अंदर जमकर किया, सड़क पर जमकर किया, वहीं विपक्ष के साथ साथ इस विधेयक का विरोध राज्य के आदिवासी मूलवासी संगठन भी जमकर कर रहे हैं। जगह जगह पर मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला दहन किया जा रहा है, जगह जगह पर रोड जाम किया जा रहा है। लगातार ये सरकार से मांग की जा रही है और सरकार के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है और लगातार ये कोशिश भी की जा रही है कि सरकार इस विधेयक को वापस ले। हालांकि विधेयक पास हो गया है, पारित हो गया है, लेकिन अब ये चाह रहे हैं विपक्ष, चाहे फिर आदिवासी या मूलवासी, कि जिस तरह से सरकार ने विधेयक पास किया है, पारित किया है, इसे वापस ले, अन्यथा पूरे राज्य में उग्र आंदोलन होगा, सड़कों पर लोग जम करके उतरेंगे किसी भी हाल में। अगर हम बात करें विपक्ष की या आदिवासी संगठनों की या मूलवासी संगठनों की, तो उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वापस नहीं लिया जाता है इस विधेयक को तो पूरे राज्य में उथल पुथल मचा दिया जाएगा, पूरे राज्य में उग्र आंदोलन होगा, जिसका नजारा भी देखना को अब मिल रहा है। लगातार आंदोलन उग्र होता जा रहा है। कल भी
पूरी तरह से सदन में जमकर विपक्षों ने हंगामा किया। सदन के बाहर सड़क पर विपक्ष की एक टुकड़ी जम करके विरोध मार्च की, विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्हें लाठी भी खानी पड़ी, पानियों की बौछार भी उन पर छोड़ा गया, आंसू गैस भी उन पर छोड़ा गया। उसके बाद पूरी तरह से विपक्ष और आदिवासी मूलवासी संगठन अलर्ट है, लगातार राज्यपाल के संपर्क में है, राज्यपाल से गुहार लगाई जा रही है कि सरकार पर दबाव आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और रूबरू कराने के लिए झारखंड की खबरों से। बात करते हैं जाकिर नाइक की। मुश्किलें जाकिर नाइक की अभी बढ़ने वाली हैं। एनआईए की टीम जाकिर नाइक को हर वो ठिकाने की तलाश में जुटी है। पुलिस को शक है कि जाकिर नाइक की वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए युवाओं को आतंकवाद का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। जाकिर से जुड़े सोशल साइट्स पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र होम मिनिस्ट्री ने अपनी कवायद तेज कर दी है। रुक करते हैं इसी खबर पर। मुंबई से हमारे संवाददाता ज्योति जुड़ चुकी हैं। ज्योति, जाकिर नाइक पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, अब लगता नहीं है कि किसी तरह से उनको राहत मिल पाएगी। बेशक आपको बता दें कि जाकिर नाइक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एनआईए ने जाकिर नाइक के 20 ठिकानों के सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया, जहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज, सीडी और तमाम भाषणों को चिन्हित किया गया है। साथ ही एजेंसी को एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी, वह यह है कि 2015 में जाकिर नाइक की संस्था ने राजस्थान के टोंक में रहने वाले अबू अनस को 80,000 की स्कॉलरशिप दी थी, जो कि एक आईएसआई निग्ध है। साथ ही जाकिर नाइक को फंड करने वाली देश के बाहर और देश के अंदर की कंपनियों पे भी नजर रखी जा रही है। वहीं जाकिर नाइक की वेबसाइट और यूट्यूब के लिंक की भी जांच की जा रही है। जी, उन्हें चलिए ज्योति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जाकिर नाइक पर अब शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और लगता नहीं है कि किसी तरह से भी अब जाकिर नाइक अपने जो उन्होंने आतंकवाद का प्रेरित करते थे वो उस सब चीजों से बच पाएंगे। फिलहाल वेकअप जिंदगी में इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन न्यूज।